आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर आपको दे देते हैं। एक तरफ केरल में लेफ्ट अपनी सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में फिर बन सकती है ममता बनर्जी की सरकार। रुझानों में ममता बनर्जी को बहुमत मिल चुका है और इस वक्त 165 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। लेफ्ट 44 पर, कांग्रेस पार्टी 34 पर। इन दोनों को जोड़ भी दें क्योंकि दोनों ही एक साथ मैदान में है, तो भी टीएमसी का मुकाबला करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी के लिए इस बीच अच्छी खबर यह है कि 5 सीटों पर बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है। प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ममता बनर्जी के घर के बाहर से। प्रकाश जी, अब तो 165 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, रुझानों में बहुमत पा चुकी है टीएमसी। जश्न मनना शुरू हो चुका है पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं के अंदर। बिल्कुल चित्रा, सुबह से जिस तरह का यहाँ माहौल है, यहाँ पे टीएमसी के कार्यालय जो है वहाँ पर कोई भीड़ नहीं है। सारी भीड़ जो है कालीघाट में, जहाँ पे ममता बनर्जी का घर है जी, वो मुख्यमंत्री बनने के बावजूद जो है अपने पुश्तैनी मकान में ही शुरू से रही है। और यहाँ पे जो गली है, संकरी सी गली, वहाँ पे सुबह से ही 6 बजे से मीडिया का जमाना था। सुबह का हालात ये थे कि पुलिस वाले जो है किसी को मकान के पास तक नहीं फटकने दे रहे थे। पर जिस तरह से रुझान आने शुरू हुए और मुकुल रॉय और डेरेक ओब्रायन समेत कई नेता जब घर के अंदर पहुंच गए, उसके बाद से जो है यहाँ पे चाय का दौर शुरू हो गया। चाय के दौर के बाद फिर जो है ममता जी ने अंदर से पूछवाया कि कुल कितने पत्रकार हैं, और उसके बाद सबको नाश्ता और तमाम मिठाइयां वगैरह भेजनी भी शुरू कर दी गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी तरह से आश्वस्त है कि सरकार फिर से बन रही है यहाँ पर, और कोई भी टक्कर में नहीं है। जिस तरह से एग्जिट पोल में भी हमने इंडिया न्यूज ने दिखाया, और मैं जब यहाँ आया था तब भी मैंने कहा था कि ममता को एज है। पर अब सबसे बड़ी बस ये चिंता है ममता बनर्जी की, जो पिछली बार 184 सीटें पाई थी, क्या उससे भी बढ़ा पा रही है या उससे कुछ सीटें कम हो रही हैं। ये अब बस मेन तौर पे अब बैठी वो देख रही है टीवी पे, और कहा यह जा रहा है कि थोड़ी देर बाद हम लोग को घर के अंदर बुलाया जाएगा, जहां पर वो जो है हम लोगों से रूबरू होंगी, और उसके बाद शायद पार्टी कार्यालय भी वो जाए। क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से वो बिल्कुल निकल नहीं रही थी। केवल सचिवालय एक बार गई थी तो घर के अंदर ही थी। तो अब उम्मीद लगाई जा रही, जिस तरह से इस संकरी गली में जो है गहमा गहमी एकदम से बढ़ गई है, अब कार्यकर्ता भी धीरे धीरे पहुंचने लगे, क्योंकि सुबह उनको सख्त तौर पर ताकीद की गई थी कि कोई भी कार्यकर्ता जो है इस गली में नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब एक खुशी का माहौल जो है, पूरा तृणमूल कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने नेतागण पहुंच रहे हैं, वो बिल्कुल बड़े पैमाने पर नजर आने लगा है। चलिए, फिलहाल के लिए शुक्रिया प्रकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कालीघाट के बिल्कुल सामने पतली सी गली जाती है, उसके अंदर ही ममता बनर्जी का मकान है जहां पर वो रहती हैं। इस वक्त भी वो वहीं पर मौजूद है और माना यही जा रहा है कि वहां पर पत्रकारों से मुखातिब होंगी। फिलहाल रुझानों में टीएमसी को बहुमत मिल चुका है और अब टीएमसी आश्वस्त हो चुकी है अपनी सरकार बनाने को लेकर। यानी कि कुल मिलाकर मां माटी मानुष तो वही है, लेकिन सवाल उठ रहा था क्या ममता वो दिखाएंगी बनर्जी पर। ममता दिखा दिया है, रुझानों में यह स्थिति स्पष्ट हो गई है। जल्दी जल्दी टिप्पणी एक छोटी सी शुरुआत अवधेश जी आपसे। देखिए, पश्चिम बंगाल में ये साफ हो गया है कि जैसे वाम मोर्चा लंबे समय तक एक बड़ा दुर्ग बन था, वैसे ही ये ममता बनर्जी एक सशक्त दुर्ग के रूप में स्थापित हो गई है, और उनको उखाड़ फेंकना आसान नहीं है आगे के समय के लिए। बिल्कुल, उनका अल्पसंख्यक वोट उनके पास सशक्त है, उनके पास बंगाली मानुष का वोट सशक्त हुआ है, और वाम मोर्चे के लिए ये बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि इस बार कांग्रेस साथ मिलकर के उनको उम्मीद थी कि शायद हम इस बार पछाड़ पाएंगे। अगर नहीं पछाड़ पाए तो फिर आगे लंबे समय तक हम मानते हैं कि वामपंथ के लिए यहाँ कोई रास्ता नहीं है। और जो हम एक बात कह रहे हैं कि जो ताकत थी सीपीएम की, वो भले त्रिपुरा में और केरल में भी जीतती रही हो, लेकिन मूल ताकत उसकी पश्चिम बंगाल थी, जिसके आधार पर केंद्रीय राजनीति को प्रभावित करती थी। तो जाहिर है कि पश्चिम बंगाल में उनके कमजोर होने का अर्थ है कि केंद्रीय राजनीति को प्रभावित करने की उनकी शक्ति हमेशा के लिए छीन रहने वाली है। बिल्कुल अनुज जी, देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी जी ने पूरी पार्टी उसके खिलाफ थी, उसके बावजूद उन्होंने वाम मोर्चे के साथ गठबंधन किसी तरह का वहां पर करने की कोशिश को सफल किया था। और यदि उसके बावजूद चुनावी नतीजे गठबंधन के पक्ष में नहीं जाते हैं, ममता बनर्जी 2/3 बहुमत प्राप्त कर लेती हैं, तो उनकी इस रणनीति पर सवाल उठना लाजिमी है। और जो अभी रुझान दिख रहे हैं कि कांग्रेस अपने आप 36 सीटें और वाम मोर्चे की 38, जिसमें सीपीएम की तो कम होंगी। बिल्कुल, तो ये सवाल भी उठेगा कि क्या बंगाल में कांग्रेस यदि अकेले जाती तो ममता का विकल्प बन पाती, और क्या इस गठबंधन का नुकसान उसको केरल में नहीं उठाना पड़ा है। बिल्कुल, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, लेफ्ट प्लस
38 पर, जबकि 2011 में इनकी संख्या 60 पर थी। कांग्रेस पार्टी को 42 सीटें मिली थी। हालांकि कांग्रेस टीएमसी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत के नजदीक पहुंच रही है। और असम में बीजेपी बहुमत के नजदीक, यानी कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे उसके हिसाब से ही बीजेपी वहां पर सरकार में आती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी प्लस बीजेपी ने वहां पर 3 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है और उसके लिहाज से देखिए 4 सीटें दूर है बीजेपी। अनिल बलूनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। अनिल जी, असम को लेकर अब तस्वीर तकरीबन साफ होती हुई दिखाई दे रही है। 4 सीट दूर हैं आप लोग बहुमत से। देखिए, असम के जो जिस तरह के रुझान हैं जी, जो हमारी अपेक्षा थी उस हिसाब से रुझान आ रहे हैं। और बल्कि पूरे देश में ही आप देखिए, मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं कि ये रुझान, इनके जो संकेत है वो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, पूरे उसका फैलाव पूरे देश के अंदर हो रहा है जी, और कांग्रेस घट रही है। और देखिए, रुझान बिल्कुल साफ वही दिखा रहे हैं जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। कांग्रेस अब केवल एक पिछलग्गू पार्टी बन के रह गई, जैसे बिहार में पिछलग्गू बनी थी, अब वैसे ही आप देखिए केरल में भी वही हालत आ रही है। अगर आप तमिलनाडु में देखेंगे वहां भी पिछलग्गू पार्टी बन के रह गई। तो इसका पूरा संदेश यही है कि भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और कांग्रेस घट रही है। राजीव जी, पिछलग्गू पार्टी बनकर कांग्रेस पार्टी क्यों रह गई है? राजीव त्यागी। देखिए, मैं अगर मेरे मित्र असम में जीतती है भारतीय जनता पार्टी तो आपको बधाई मेरी एक तो स्वीकार करें, अगर जीतती है तो। लेकिन 1 बजे तक इंतजार करिए थोड़ा सा अभी। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा अनिल बलूनी जी, इसका मतलब आप आजादी से लेकर के 2014 तक पिछलग्गू पार्टी के रूप में रहे। कांग्रेस अगर 5 साल रह रही तो इतना आप परेशान क्यों रहे? 5 साल हमें भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल बाद बताएंगे आपको 2019 में क्या होगा, किस तरह से होगा। और निश्चित रूप से मैं इस बात के लिए मुतमईन हूं कि आप अपनी नीतियों पे रहिए, हम अपने सिद्धांतों पे रहेंगे। किसके सिद्धांत लोग पसंद करते हैं राजनीति में, कम से कम मुझ जैसे व्यक्ति को तो ये महत्वपूर्ण है। अनिल जी, मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज बलूनी जी। जल्दी। दूसरी बात ये है कि देखिए बलूनी साहब, कुल मिलाकर के असम में 15 साल हम लोग अगर वो ख्वाब पाले में तो 2019 में भी देखा जाएगा। लेकिन अरे हैरान करने की वाली बात तो ये है राजीव त्यागी जी, आप कह रहे हैं 15 साल असम में हमने सत्ता चलाई और इस वजह से इस बार तो हमें जाना ही था, तो फिर आप चुनावी मैदान में क्यों गए जब पहले से ही ऐसा सोचकर बैठे हुए थे? ये अपने आप में बहुत हैरान करता है। और इसी देश में तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने 34 साल बीजेपी को असम में स्पष्ट बहुमत, ये देखिए बीजेपी को 69 सीटें, फिलहाल रुझानों में बीजेपी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। 103 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिनमें से बीजेपी प्लस को 69 सीटें, बीजेपी प्लस 2011 में 27 सीटों पर थी, लेकिन इस बार कहीं ज्यादा रुझानों में बीजेपी को बहुमत। बड़ी खबर इस वक्त यही है, असम, केरला और पश्चिम बंगाल की स्थिति तकरीबन साफ हो गई है। असम में पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने 2014 के इलेक्शन में भी असम में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 14 में से 7 सीटें बीजेपी ने लोकसभा में जीती थी, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी और रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है असम में। और ये अपने आप में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। एक एक टिप्पणी में ले लेती हूं अनुज जी, पहले आपसे। अब बीजेपी को स्पष्ट बहुमत असम में। उत्तर पूर्व के क्षेत्र में असम के सहारे भाजपा घुसने की कोशिश जो करेगी जी, वो कांग्रेस के लिए भी आगे चल करके एक कठिनाई पैदा करेगी। लेकिन यदि सर्बानंद सोनोवाल वहां मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या अगले कुछ दिनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल का भी रास्ता खुलेगा, जिससे बाहर बैठे हुए कई लोगों को लाल बत्तियों का इंतजाम होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। वहां के कुछ असंतुष्ट नेताओं को संतुष्ट करने की कोशिश केवल नहीं के लिए, देश भर में जो लोग हैं उनके लिए। बिल्कुल। श्री कृष्णा जी, देखिए, इसमें तो इसी से साफ नजर आया कि जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में जिस तरह से भाजपा ने किया है, उसका अभी भी उसका ही नतीजा ये आ रहा है जो लोग असम में इतने सीट आए। क्योंकि जब अगर आंकड़े देखेंगे लोकसभा का इतना ही सीट था उनका करीब करीब असेंबली का, और काफी काम किया लगता है उधर असम में। और 15 साल का तो शायद एंटी इनकम्बेंसी भी देखिए, अभी 20 सीटों के रुझान आने बाकी हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को एकदम स्पष्ट बहुमत, 71 सीटें कम से कम रुझानों में उसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी पहले से इस बात को लेकर आश्वस्त भी थी। श्री कृष्णा जी अपनी बात पूरी करें जल्दी से आप। और दूसरा देखिए, तमिलनाडु में बहुमत की तरफ जारी है अन्ना डीएमके। बिल्कुल। तो इसमें एक और दूसरे 2 चीज, आप एक चीज और देखना पड़ेगा कि बंगाल और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जो रीजनल पार्टी हैं,
क्षेत्रीय दल हैं वो अभी भी बहुत मजबूत हैं, क्योंकि वहां एक चीज है कि लोग सोचते हैं ये क्षेत्रीय दल ही हमारी जो कठिनाइयां हैं, हमारी जो मांगे हैं, ये पूरी कर सकती हैं। शायद इसी के कारण कांग्रेस भी काफी पीछे गई है, पिछड़ गया और हार गए, क्योंकि जो मेजर नेशनल पार्टी कांग्रेस और वगैरह वो लोकल रीजनल इशू समझ नहीं पा रहे हैं। इसी के कारण आप ओडिशा में भी देखिए रीजनल पार्टी मजबूत है। नेतृत्व की भी तो कमी है, एक ये भी तो महत्वपूर्ण बात है। वो सब नेतृत्व सोचते देने हैं वाला भी नहीं है कांग्रेस दिल्ली पार्टी बहुत में उस तरह दूर है, का वहां मजबूत से है। हमारे बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे जो दिक्कत है वो समझ नहीं पाते। एआईएडीएमके 109 पर पहुंच चुकी है, बहुमत से 9 सीटें दूर है। सीधे रुक कर लेते